मैं रश्मि रंजन उड़ान के इस मुहिम में आगे बढ़ते हुए मेरी मुलाकात मझौली राज परिवार के वंशजों से गोरखपुर में हुई, जो राजा बलभद्र नारायण मल जी के वंशज हैं। आज की तारीख में स्वर्गीय श्री अष्टभुजा प्रसाद मल जी एवं स्वर्गीय श्रीमती कृष्णा देवी जी मल जी के सुपुत्र श्री प्रसून मल जी अपने ज्येष्ठ भाई बहनों एवं अन्य सगे संबंधियों के सहयोग से गौ रक्षा एवं गौपालन के एक पवित्र कार्य को बड़ी संलग्नता के साथ गोरखपुर में कार्यान्वित कर रहे हैं। मैं इनके इस प्रयास से इतना प्रभावित हुआ कि मैंने इनके समक्ष एक प्रोजेक्ट पहचान का प्रस्ताव रखा, जो इन्होंने सहर्ष स्वीकार कर मुझे सीईओ नियुक्त कर इस प्रोजेक्ट पर सामर्थ्य के अनुसार सहयोग देने का आश्वासन भी दिया। आइए हम श्री राधा बाबा गौ सेवा संस्थान के अनेक पहलुओं को इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म के माध्यम से समझें और आगे आकर इस पवित्र कार्य में अपने सामर्थ्य अनुसार सहयोग अर्पण करें। हम इस फिल्म के द्वारा गीता वाटिका, जो पूज्य श्री राधा बाबा का आश्रम रहा, उसके दर्शन भी करेंगे, जहां हर एक वर्ग के लोगों को बाबा का सानिध्य और मार्गदर्शन मिला। आइए हम सब मिलकर इस मिशन में अपनी सहयोग और भागीदारी अर्पण करें। उड़ान चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें। धन्यवाद। स्वागत है मित्रों, रश्मि रंजन उड़ान चैनल के लिए आप सबका स्वागत कर रहा हूं अवधपुर बसडीला, जहां पर आज मैं श्री राधा बाबा गौ सेवा संस्थान के माध्यम से उनके फार्म हाउस पर हूं, जहां मैं आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा और जो मेन संयोजक हैं श्री प्रसून मल जी, उनके और उनके परिवार से आपकी वार्ता करवाऊंगा, जिससे आपको पता चलेगा कि हम ग्रामीण परिवेश में गौ रक्षा को लेकर इस क्षेत्र में कैसा काम चल रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक स्वावलंबन को बढ़ावा देने के लिए किस तरह के योजनाएं चल रही हैं। मुझे बड़ा सुअवसर प्राप्त हुआ जब मैं इस क्षेत्र में आया और श्री राधा बाबा गौ सेवा संस्थान से मुझे जुड़ने का मौका मिला। एज ए सीईओ इस संस्था में इस प्रोजेक्ट पहचान के माध्यम से मैं जनमानस को यह आग्रह करना चाहता हूं कि जो इस संस्था ने ये कार्य शुरू किया है, इस कार्य में बढ़ चढ़ कर भागीदारी करें, अपना अनुदान दें, अपनी कोई भी बातें, कोई भी सुझाव हो मुझे इस चैनल के द्वारा सूचित करें। तो मैं आपको ले चलता हूँ इस आश्रम, इसको मैं एक आश्रम ही कहूँगा, जहाँ पर गौ की इतनी अच्छी सेवा हो रही है और लोग किस तरह से जुड़े हुए हैं, किसानों को किस तरह से जानकारी दी जा रही है, जीरो बजट खेती के बारे में, कैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग के द्वारा खेती को बढ़ावा मिले। तो ग्रामीण परिवेश है, आप देख रहे हैं, बड़ा रमणीय स्थान है, पूरा ग्रामीण क्षेत्र है। और मैं चाहूँगा कि आप देखें कि इस क्षेत्र में इतनी ऊर्जा है कि यहाँ पर कई तरह के कार्य, कई तरह के प्रोजेक्ट किए जा सकते हैं। जैसे कि पहचान प्रोजेक्ट के अंतर्गत रिलीजियस टूरिज़्म को बढ़ावा मिलेगा इस क्षेत्र में, गाँव की बड़ी अच्छी देखरेख होगी, डेयरी फार्मिंग को बढ़ावा मिलेगा, यहाँ पर आगे चलकर जैविक खेती को बढ़ावा मिलेगा, कई तरह की औषधियाँ, कई तरह के पेड़ पौधे उगाए जाएंगे, जो वृक्षारोपण के कार्य को इस क्षेत्र में बढ़ाया जाएगा। तो कई तरह के कार्यक्रम श्री राधा बाबा गौ सेवा संस्थान के माध्यम से इस क्षेत्र में हो रहा है। मैं इसके लिए काफ़ी धन्यवाद देना चाहूँगा इनके संयोजक का और इनके पूरे परिवार का,
जो मझौली स्टेट से बिलोंग करते हैं और यहाँ आकर इन्होंने इतना अच्छा काम किया है, और इन संस्था के साथ जुड़कर मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली महसूस करता हूँ। तो मैं चाहूँगा कि हम आगे चलें और दिखाएं कि कैसे गौ की सेवा हो रही है, कितना सुंदर यहाँ पर व्यवस्था बनी हुई है और इसको आगे बढ़ाने। तो मित्रों, आप देख रहे हैं कितना सुंदर गौशाला का प्रबंध किया गया है यहाँ पर। बहुत ही ग्रामीण परिवेश में इतनी सुंदर व्यवस्था गौ की सेवा के लिए, अहोभाग्य हमारे जो मैं इस जगह पर आया और आप सबको दिखा पा रहा हूँ। इसमें एक इंसान की विचारों को, की अभिव्यक्ति का कितना सुंदर माध्यम है। मैं चाहूँगा कि आप लोग ये देखें किस तरह के विचार यहाँ लिखे हुए हैं। श्री नारायण गौशाला, श्री राधा बाबा गौ सेवा संस्थान, करीब 45 से 50 गायें हैं जिनकी सेवा के लिए दिन रात यहाँ पे लोग लगे हुए हैं, कर्मचारी लगे हुए हैं। तो श्री राधा बाबा गौ सेवा संस्थान ने इसको अपने तरफ से कुछ लोगों के सहयोग से इस मुहिम को आगे बढ़ाया है, और आज उड़ान चैनल के माध्यम से और एज ए CEO ऑफ पहचान प्रोजेक्ट मैं आप सबको आग्रह करना चाहूँगा कि इन गायों की जो सेवा में एक इंसान या एक परिवार आगे बढ़ा है, इस मुहिम को आप पूरे जनमानस में फैलाएं, सब लोग इस मुहिम के साथ जुड़े। और मैं चाहूँगा कि आप अंदर आएँ और देखें पास से कि किस तरह के विचार लिखे हुए हैं। मैं चाहूँगा कि आप सब इस विचार को देखें कुछ समय। गाय को किसी धर्म विशेष से न जोड़कर इसको एक आध्यात्मिक चेतना का एक जरिया, एक रास्ता माना जाए तो गौ जनमानस के लिए बहुत ही शुभ संकेत है। सिर्फ इनके अगर मैं गौ की बात करूं तो इनके मौजूदगी से ही वातावरण में एक तरह का धार्मिक ऊर्जा संचालित होता है। इनके दूध, इनकी घी, ये सारी चीज़ें तो जनमानस को हर तरह से मदद करती ही है, सेवा करती ही है। इसीलिए शायद गौ को हम माँ कहते हैं। ब्रह्मा की सबसे बड़ी देन मानव जाति को आज हम गौ के सेवक बनकर अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझते हैं। तो आप देखें कि 3 एकड़ में ये जो जमीन है श्री राधा बाबा गौ सेवा संस्थान के माध्यम से इस परिवार ने दे रखा है गौ की सेवा के लिए। तो मैं आपको वहाँ पर भी ले चलूँगा और दिखाऊँगा कि कैसे लोग अपने जीवन को, अपनी संपत्ति को, पारिवारिक संपत्ति को समर्पित कर रहे हैं गौ की सेवा के लिए। इस देश की सेवा, गौ की सेवा को मैं मानता हूँ कि देश की सेवा हो रही है। आज हम आपको ले चलेंगे वहाँ जहाँ ये गोष्ठी का आयोजन किया गया है, जहाँ लोगों को जीरो बजट फार्मिंग के बारे में किसानों को सिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि कैसे वो जैविक खेती के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार कर सकते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स का कम से कम इस्तेमाल करते हुए पूरी की पूरी जैविक कृषि के द्वारा कैसे कृषि को बढ़ाया जाए, उसके बारे में जानकारी दी जा रही है श्री राधा बाबा गौ सेवा संस्थान के द्वारा। तो आइए हम लोग इस चीज़ के बारे में और ज़्यादा जानकारी लें। तो हम गर्व करते हैं। आप देख सकते हैं कि श्री राधा बाबा गौ सेवा संस्थान ने लेकिन आज क्या लोगों के अपने बीच, गाँव में जनमानस के बीच किसी चेतना को गर्व फैलाने के लिए आज करने की 3 दिवसीय जीरो बजट खेती मैंने एवं कहते थे कि हमारे आर्ट ऑफ गाँव लिविंग में के माध्यम से मैंने सुदर्शन क्रिया एक को प्रधानमंत्री जी फैलाने के का बड़ा ही अच्छा आयोजन किया है। में आप अभी देख सकते हैं लेटेस्ट कि किसानों उन्होंने को बोला और भी लोगों को जोड़कर ये कार्यक्रम को किया जा रहा है। आइए हम लोग इसकी एक झांकी लें। कौन है, देने वाला या लेने वाला? देने वाला। लेकिन कुछ लोगों ने ऐसा परिवर्तन किया है कि आज हम कटोरा लेके खड़े हैं। बड़ी विडंबना है। किसी गांव में पहले जाते थे, मतलब हम WHO में सर्विस करते थे, तो WHO सर्विस में फील्ड में काम पोलियो प्रोजेक्ट देखते थे। जब जाते थे पोलियो प्रोजेक्ट में, आप सरप्राइज करेंगे, किसी गांव में अगर चले गए दोपहर का समय तो भैया नहीं, हमारे यहाँ रुकिए, पानी पी के जाइए, लस्सी बना रहे हैं पी के जाइए, गन्ने का सीजन है तो गन्ने का रस पी के जाइए। कोई संबंध नहीं है हमारा इस गांव में, लेकिन ये अपनापन रहता था। आज के डेट में इसमें बहुत बदलाव आ गया। क्यों आ गया? अरे मनुष्य तो वही है, और कह सकते हैं विकसित हो गया। पहले मोबाइल नहीं था, आज मोबाइल हाथ में है कि नहीं? तो कल्पना की हम विकास की दौड़ में आगे जा रहे हैं, लेकिन क्या विचार करना बंद कर देना चाहिए कि हमें सही क्या है, गलत क्या है मेरे लिए? और एक लाइन में सब लोगों ने पहले ही बता दी, अति सर्वत्र वर्जिते।
किसी भी चीज की अति नुकसानदेह है, चाहे आप अधिक सोच। कई ऐसे साइंटिस्ट जो हमने आपसे बोला खनिज तत्वों का, उन्होंने मिट्टी का यहाँ से खुदाई कर करके हर 6 इंच की मिट्टी का सैंपल लिया, हर 6 इंच की मिट्टी का। उनको ये पता चला नीचे यहाँ पे 15 से 20 फीट नीचे सारे खनिज तत्व मौजूद हैं, लेकिन कच्चे रूप में है, दाने के रूप में। इनको यहाँ से ऊपर पहुँचाने का काम करने वाला एक प्राकृतिक रूप से एक व्यक्ति था जो काम करता था। जैसे आपके घर में चौथे तल्ले पे काम है, जरूरत है पहुँचाने का, तो नीचे से ले जाके ऊपर पहुँचाने वाला है ना। आज के डेट में तो लिखते ही कहेंगे, पहले आपका मित्र ही था जो कि ले जाके पहुँचाता था और ले आता था। सही कह रहे गलत कह रहे? आज उड़ान के इस चैनल के माध्यम से पहचान प्रोजेक्ट के बारे में जो हमने आपके साथ वार्ता की, आज हमारे साथ संस्था के श्री राधा बाबा गौ सेवा संस्थान के संयोजक श्री प्रसून मल जी हैं और वो उनसे हम बात करेंगे। सर, पहले तो स्वागत है चैनल की इस इंटरव्यू में आपका। हम आपसे जानना चाहेंगे, जनमानस को बताना चाहेंगे आपके माध्यम से, तो आप कृपया हमें कुछ बताएं कि ये जो गौ की सेवा का भाव कब आया आपके, कितने साल पहले आया और क्यों आया, कुछ और क्यों नहीं आया, यही क्यों भाव आया आपके मन? धन्यवाद। जब मेरी आयु 50 वर्ष की हुई तो पूज्य राधा बाबा के सन्निधि में रहने के कारण एक संस्कार मन में था कि जीवन का लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति ही है और उसके लिए समाज की सेवा से बढ़िया और कोई उपाय नहीं। तो विचार ये आया कि क्या किया जाए। ये वानप्रस्थ का जीवन होता है हमारी संस्कृति के हिसाब से, तो क्या करें। मेरी माता जी श्रीमती कृष्णा देवी, जिनकी प्रेरणा से हम लोग आगे बढ़े, उन्हीं के विचार कुछ हमारे में भी संक्रमित हुए कि समाज सेवा का विचार मन में आया। मैंने उनसे पूछा कि क्या किया जाए। उन्होंने कहा कि वृद्धाश्रम खोल दो, बड़े वृद्धों की बड़ी दुर्दशा है हमारे बीच। लेकिन मैं सीधा साधा आदमी, बहुत ज़्यादा कानूनी दांव से भागता हूँ, तो मैंने सोचा कि मेरे पास इतना धन भी नहीं था कि मैं ये काम कर पाता। तो मैंने कहा कि ये तो नहीं मैं कर पाऊँगा, किंतु उस समय गांव में ऐसे 7-8 बछड़े घूम रहे थे जिनको कि किसानों के द्वारा ही, जिनका परित्याग कर दिया गया था और वो किसानों की फसल को नष्ट करते थे और उन किसानों के द्वारा प्रताड़ित होते थे। उनको किसी की टांग टूटी हुई है, किसी के कीड़े पड़े हैं। तो मैंने माता जी से कहा कि हम इन्हीं की सेवा शुरू करते हैं जी। और इस विषय में मैंने पूज्य बाबा से ही मन से प्रार्थना किया कि मुझे इस विषय में जैसा भी प्रेरित करना हो आप करें। और मैं चला गया गोरखपुर बाबा के समाधि स्थल पर। रात से जब सुबह मैं आया लौट करके अपनी छावनी पर, तो लोगों ने बताया कि 2 बछड़े, क्योंकि हमारी छावनी से होकर के रेलवे ट्रैक जाता है जी, तो 2 बछड़े रेल से कट के मर गए। तो मुझे लगा कि ये शायद बाबा का संकेत है कि मुझको इस दिशा में प्रयास करना चाहिए। और उसी दिन यह निर्णय हो गया कि अब मुझको ये कार्य करना है। और उन 6 बछड़ों को लेकर के एक बाड़ा बनाया गया। 2-3 हज़ार रुपये का तार, यही वो स्थान है जी जहाँ पर हमने शुरू में एक बाड़ा बनाया। और यह आश्चर्यजनक बात है, इसको भी मैं भगवत प्रेरणा ही मानता हूँ जी, कि हम जब नष्ट होती थी फसलें, तो उन फसलों को बचाने के लिए किसानों को कुछ लड़कों के माध्यम से उन बछड़ों को मैं पकड़वाना चाहता था। 5-5, 6-6 लोग जिन बछड़ों को पकड़ नहीं पाते थे, उन बछड़ों को मैंने देखा कि जिस दिन बाड़ा बना, दिन भर पूरे बछड़े यहीं पर हरी बरसीम लगी हुई थी जी, और कहीं नहीं चरने गए, वहाँ धूप में बैठ करके पूरे दिन इंतजार करते रहे। और शाम के समय चुपचाप अपने आप आकर के किसी बाड़े में, यहीं पर बांस का पेड़ है, माता जी ने कहा कि यहाँ पर बनाओ, यहाँ थोड़ा जाड़े में। ये बांस का पेड़ जो आप बता रहे हैं, हाँ, ये बांस का, हाँ, यही बांस का पेड़ जी, क्योंकि बांस का घनी छाया होती है जी। तो जाड़े का दिन शुरू हो गया था, नवंबर का महीना लगभग था जी। तो मैंने माता जी से कहा, उन माता जी ने कहा कि देखो यहाँ पर घनी छाया है, अभी हमारे पास संसाधन तो नहीं है जी। तो
बछड़े आराम से रहें, इसलिए यहीं पर बाड़ा बनाओ। और तार से घेर करके दूसरे दिन मैंने आदमियों से कहा कि आप लोग यहाँ पर खंभा वगैरह गाड़ के फिट रखिएगा। मैं बाज़ार से तार लेकर के आया और जब घेर के वो फिट हो गया तो छोटी सी जगह एक बनाई गई थी, दरवाज़ा, जिसमें कि वो बछड़े आ सके। और बड़ी ही आसानी से वो, जैसे कि वो जान रहे हों कि हमको यहीं रहना है जी, और वो चुपचाप घुस गए। उसके बाद एक घटना और हुई। मैंने 21 नवंबर 2012 ये घटना है, गोपाष्टमी तिथि थी जी। मैंने सभी लोगों को यहाँ बुलाया, अपने जो भी मेरे इष्ट मित्र थे जी, और उनसे मैंने कहा कि मेरे मन में ये विचार आ रहा है कि इस तरह का काम करूं कि जो अनुत्पादक गोवंश हैं उनकी सेवा हम करें। बहुत सुंदर विचार। और उस समय अनुत्पादक गोवंशों की सेवा के लिए मुझको नहीं मालूम था कि भारत में और भी कहीं काम हो रहा है जी। लेकिन मैंने ये सोच करके शुरू कर दिया कि मुझको करना है। और उस समय उद्देश्य यही था, संस्था वगैरह बनाने का उद्देश्य भी नहीं था जी। केवल इतना ही था कि अपनी कमाई का कुछ हिस्सा गौ सेवा में लगाएंगे। क्या सुंदर विचार। लेकिन धीरे धीरे बात बढ़ती गई, तो गोपाष्टमी के दिन मैंने अपने कुछ मित्रों को बुलाया, उन लोगों से पूछा, सभी ने सहयोग करने के लिए कहा और ये भी कहा कि बहुत अच्छा कार्य है। उससे उत्साह बढ़ा और ये काम शुरू कर दिया। अब समस्या आई कि मेरे पास पैसे तो बहुत हैं नहीं, तो कहाँ से पैसे आएंगे। उस दिन मैंने महाराज दिलीप की कथा में, क्योंकि संस्कृत का अध्यापक हूँ जी, तो प्रायः पौराणिक जो ग्रंथ हैं उनको पढ़ने के कारण कथाएं मुझको बहुत सी याद हैं। सर, इसी बात पे मुझे याद आ रहा है, मैं आपको हार्दिक शुभकामना देना चाहता हूँ और बधाई देना चाहता हूँ। हमें पता चला अखबार के माध्यम से कि माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी के हाथों आपका सम्मान समारोह में आपका सम्मान किया गया था, जहाँ कई वरिष्ठ लोग भी थे। उसके बारे में दो बातें आप हमारी जनता को भी बताएं कि वो क्या था, आपने ऐसा क्या कार्य किया था। मेरा अपना विचार ये है ये कि काम के लिए पुरस्कार अगर मिलता है तो बड़ी अच्छी बात है जी। उस काम का पुरस्कार है, वो काम बढ़ाने का एक उससे मार्ग मिलता है। लेकिन पुरस्कार के लिए अगर काम किया जाता है तो यह गलत है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और योगी जी हमारे प्रबंधक भी हैं जी। इस वजह से उनकी दृष्टि में एक अच्छे अध्यापक के रूप में उनकी दृष्टि है जी, ये अच्छे अध्यापक हैं जी। क्योंकि मैं अध्यापन कार्य को प्राथमिकता देते हुए वह कार्य पूर्ण करने के बाद जो समय बीतता है जी, उसमें गौ सेवा का कार्य करता हूँ जी। तो उन तक मेरी बात पहुँची होगी जी, और उन्होंने मुझको पुरस्कृत किया। मैं ये नहीं समझता हूँ कि इसके लिए कोई मेरा बहुत बड़ा योगदान है। इतने बड़े देश में मैं जो कर रहा हूँ बहुत छोटी सी बात है, किंतु ये हमारे पूज्य राधा बाबा की कृपा कि योगी जी के महाराज के भी दृष्टि में मैं आया, मेरा कार्य उनकी दृष्टि में भी आया जी। लेकिन मुख्य चीज़ ये है कि गौ सेवा कैसे हो सके, कितनी हो सके। और गौ सेवा ही नहीं, जब गौ सेवा मैंने करना शुरू किया तब बहुत सी चीज़ें सामने आई कि गौ सेवा करने के लिए ज़रूरी है कि बच्चों में संस्कार, क्योंकि आगे आने वाली पीढ़ी उनकी है। तो आप संस्कार के ऊपर आप मानते हैं कि गौ सेवा के लिए संस्कार को बढ़ाना बच्चों के बीच बहुत ज़रूरी है। आज के परिवेश बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आने वाली पीढ़ी वही है जी। और वो अगर संस्कारित नहीं होगी तो बड़ा मुश्किल है। क्योंकि आज तो अच्छे अच्छे लोग, बड़े लोग, अध्यापक तक भी गौ सेवा के बारे में कुछ नहीं जानते जी, कि क्या है गौ सेवा और क्यों करनी चाहिए जी। तो ये बच्चे नहीं जाने तो कोई बड़ी तो क्या आप कोई संस्कार शाला या कुछ ऐसा खुद करते हैं? अच्छा, कुछ बताएं इसके लिए, कुछ अनोखा प्रयोग है ये। हाँ, तो संस्कार शाला के लिए मैंने अपने विद्यालय में, क्योंकि मैं बहुत पूरे विद्यालय को कंट्रोल नहीं करता हूँ, प्रधानाचार्य जी से मैंने अनुरोध किया कि एक दिन शनिवार के दिन विद्यालय के बाद अगर आप हमको समय दें तो हम बच्चों को कुछ संस्कार, यानी शनिवार के दिन विद्यालय के बाद आप कुछ समय संस्कार शाला। मैं चाहता था। अच्छा। लेकिन हमारे प्रधानाचार्य जी ने उस पर बहुत ध्यान नहीं दिया और काफ़ी पत्रकारों को बुलाने और उसकी बात की, तो मुझको लगा कि ये हम उसमें उलझ के रह जाएंगे। तो मैंने अपने क्लास के बच्चों को ही कहा कि भाई मैं चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ी देर अपने क्लास के बाद रुकिए और हम कुछ अच्छी बातें आप लोगों से शेयर करेंगे। कुछ आप लोगों से सीखेंगे, कुछ आपको सिखाएंगे। बहुत।
और हमारे क्लास में करीब 80 बच्चे हैं। 80 बच्चे में 50-60 बच्चे उस संस्कारशाला में रुकते हैं। क्या बात है। प्रत्येक शनिवार को हम लोग आपस में बैठते हैं, चर्चा करते हैं, कुछ उनसे पूछते हैं। तो पूज्य राधा बाबा के चरण में मैं जब था, जब वो थे, तो उन्होंने एक बात मुझसे कही थी, वहीं से मैंने अपनी संस्कारशाला शुरू की। उन्होंने एक दोहा कहा था कि सत्य वचन आधीनता परतीय मातु समान, एते पे हरिना मिले तुलसीदास जमान। सत्य वचन, आधीनता और परस्त्री को माता के समान समझना। यदि यह 3 कार्य करने पर भी परमात्मा न मिलें तो तुलसीदास कहते कि मैं जमानतदार हूँ। मुझसे पूज्य राधा बाबा ने कहा कि प्रसून, तुलसीदास जी ने 3 चीज़ें कही थी, मैं एक चीज़ कहता हूँ कि तुम केवल सत्य को पकड़ लो, और अगर भगवान तुमको न मिले तो मैं जमानतदार हूँ। क्या मेरा प्रयास है कि हम बाबा की उन बातों पर कुछ चल सकें। कितना चल सकेंगे ये तो वही जाने। नहीं सर, बहुत ही सुंदर प्रयास है, बहुत ही सुंदर प्रयास है। मुझे पूरा विश्वास है कि जो लोग भी इस चैनल के माध्यम से आज ये आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो ज़रूर इससे प्रेरित होंगे और कहीं ना कहीं वो आगे आकर इस मुहिम में आपका साथ देंगे, आपके साथ चलने की कोशिश करेंगे। मैं जानना चाहूँगा, आप क्या ये सिर्फ आप अकेले कर रहे हैं या आपके परिवार का भी इसके पीछे कोई सपोर्ट नहीं, है? परिवार का सहयोग है। जी। सबसे बड़ी तो प्रेरणा हमारी माँ रही, जी जिन्होंने कि हर समय जी। हमको प्रेरित किया, जी हर समय हमारा सहयोग किया, हर तरह से सहयोग किया। जी और जब भी मैं कोई बात करता था उसको हमेशा सकारात्मक रूप में लेती थी। और 3 एकड़ भूमि, क्योंकि ये खेती उनके पिताजी के द्वारा जी। उनको दी गई थी, जी तो मैंने उनसे कहा कि आप 3 एकड़ भूमि मुझे इस कार्य के लिए दें, जिसमें हम लोक सेवा के कार्य कर सकें। तो मुझे पता चला कि पहचान प्रोजेक्ट आप कुछ शुरू किया है आपने। उस प्रोजेक्ट के अंतर्गत आपका ध्येय क्या है? आप उसके द्वारा कैसे इस ग्रामीण क्षेत्र में क्या करना चाह रहे हैं, कुछ बताएं लोगों को। देखिए, पहचान के द्वारा मेरा उद्देश्य ये है कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों में संस्कार हो, ग्रामीण क्षेत्र के जो किसान हैं जी वो सुखी हों। बहुत सुंदर। और जब देखा जाता है गांव के क्षेत्र में किसानों को, जी तो बड़ा मन दुखी हो जाता है कि उनके पास आज भी किसान सबसे अधिक दुखी है, सबसे कठोर परिश्रम किसान करता है। और उसका कारण कहीं न कहीं ये जरूर है कि हम जो अंधाधुंध रासायनिक उर्वरकों का, कीटनाशकों का प्रयोग कर रहे हैं, ये घातक है। और वो करना इसलिए मजबूरी है कि गोवंश आधारित कृषि हमने छोड़ दी। ठीक है, समय के साथ सब कुछ बदल रहा है और हमें आधुनिक कृषि यंत्रों का भी प्रयोग करना चाहिए, सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर समन्वय नहीं होगा तो बड़ा कठिन है। और मेरा प्रयास यही है कि किसान इस बात को समझें, और इसी के लिए अब की अक्षय तृतीया, आज अक्षय तृतीया है, अक्षय तृतीया, तो अक्षय तृतीया के दिन 27, 28 और 29 अप्रैल 2017 को 3 दिन का शून्य बजट कृषि पर आधारित एक प्रशिक्षण शिविर, जिसमें किसान अभी आप देख रहे हैं कि लोग आ रहे हैं कार्यक्रम में और जा रहे हैं, तो वहाँ पर प्रशिक्षण चल रहा है। बहुत सुंदर। और किसान इस बात को सीखें कि किस प्रकार से कम लागत में या बिना लागत के खेती हम कर सकते हैं और हमारी आमदनी ज्यों की त्यों बनी रहे, हमारा उत्पादन ज्यों का त्यों बना रहे। इस विषय में सुभाष पालेकर जी महाराष्ट्र के किसान हैं, उन्होंने 0 बजट, जो कि पद्म विभूषण सम्मान भी प्राप्त किया उन्होंने, तो शून्य बजट की कृषि उन्होंने एक तकनीक विकसित की है जो कि गोवंश आधारित कृषि है, उसका प्रशिक्षण हो रहा है। जी। दूसरी चीज़ ये है कि संस्कारशाला, यहाँ पर बड़ा ही पिछड़ा इलाका है, यहाँ के लोगों में वो जागरूकता नहीं है, इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ एक सत्संग सभा का बने, जिससे कि हम लोगों को इकट्ठा करके, जैसे ये कार्यक्रम ही करना था, हमारे पास इतना स्थान नहीं था, खुली जगह में ये कार्यक्रम नहीं हो सकता था, लेकिन फिर भी किसी तरह से शाम के समय इसको आयोजित किया गया। तो आज ही संस्था के हमारे बड़े भाई श्री प्रवीर कुमार मल जी, जो इसके अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा एक बलभद्र सत्संग भवन का शिलान्यास आज ही किया गया है। और मैं चाहता हूँ, किस तरह से भगवान इसको पूरा करेंगे, कैसे बनेगा ये तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन बनेगा यह विश्वास इसलिए है कि समय समय पर मुझको अलौकिक रूप से, आकस्मिक रूप से
वो सब सहयोग मिले हैं जिसकी ज़रूरत तात्कालिक थी। और इसकी तो बड़ी लंबी श्रृंखला है, अगर उन अनुभवों को मैं आपसे शेयर करूंगा नहीं, तो आने वाले समयों में हम बहुत इस पर चर्चा भी करेंगे। जैसे जैसे लोग जुड़ते जाएंगे, कहानियाँ जुड़ती जाएंगी और हम इस पर और ज़्यादा इस चीज़ का प्रचार प्रसार करेंगे, क्योंकि अच्छाई को भी प्रचार प्रसार की ज़रूरत होती है। बुराई स्वतः फैलती है उसी पर, लेकिन आप आए तो मैं ये मानता हूँ कि अच्छाई को प्रचार प्रसार की जब जरूरत होगी तो प्रचार प्रसार हो बहुत जाएगा। सुंदर। अगर अच्छाई की जाएगी, अगर काम किया जाएगा तो वो छिप कर रह नहीं सकता बहुत है। सुंदर विचार है। और लेकिन उसको स्वयं प्रचारित करने की वृत्ति प्रायः बाबा में नहीं थी। हम उस संस्कारों में पले हैं। राधा बाबा एक सन्यासी थे और सन्यासी के नियम को उन्होंने पालन किया। कितनी पुस्तकें उन्होंने लिखी, लेकिन किसी पर भी अपना नाम नहीं लिखा। केवल एक साधु, अज्ञात, यह करके उन्होंने तमाम पुस्तकें लिखी। उनके उसमें हम लोगों ने भी एक हमारे परिवार के मुखिया राधा बाबा नाम की एक पुस्तक है जो जिसमें हम सभी के परिवार का विवरण है। आप हमारे जीजा जी हैं। कृपया आपका शुभ नाम आप हमारे दर्शकों को बताएं। मेरा नाम राघवेंद्र पाल है जी। आप प्रसून जी से आपका प्रसून जी के हम बहनोई हैं बहनोई हैं। और इनकी बहन ने जी आइए इनकी बहन ने ये पुस्तक बहन जी, आप पूरे दुनिया को बताएं आप कैसे प्रसून जी के साथ जुड़ी हुई हैं। आप इनकी बड़ी बहन हैं। आपका शुभ नाम क्या हुआ? शैलजा पाल है। शैलजा शैलजा पाल। और प्रसून जी से तो हम जन्म से ही जुड़ गए, जब से इनका जन्म हुआ। जी आइए भाई साहब, ये प्रसून जी के बड़े भाई साहब हैं, प्रवीण कुमार मल। तो इस पुस्तक को मैंने भी पढ़ा है और काफ़ी रोचक इसमें जिस तरह से घटनाओं का विवरण है। मैं चाहूँगा पूरा परिवार राधा बाबा के, और ये मेरी ये वंदना छोटी बहन है, मैं बड़ी है। तो पूरा परिवार आप देख रहे हैं किस तरह से राधा बाबा जो परिवार के मुखिया हैं, जिनको ये मुखिया का दर्जा देते हैं दिल से, उनके नाम पर ये संस्था है और इस संस्था के माध्यम से गाँव की कितनी सुंदर सेवा हो रही है। इसमें लोग जुड़ते जा रहे हैं। मैं खुद बताना चाहूँगा, मैं कॉर्पोरेट से बिलोंग करता हूँ, लेकिन जो परिवार का जो ध्येय है, मिशन है, उससे जुड़कर मैं खुद अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ। तो सर आप लोग कुछ बताएं कि इस संस्था का जब इसको एक रूप दिया जा रहा था तो कहाँ, आपको क्या लगता है कि वहाँ आपका क्या योगदान रहा, या आपको क्यों लगता है ये संस्था का बनना बहुत ज़रूरी था? अगर आज के परिवेश में आप देखें तो इस संस्था का रूप लेना क्यों ज़रूरी है समाज के लिए? समाज में आज जो परिस्थिति है, जो गायों की परिस्थिति है, जो गोवंश की परिस्थिति है, वह बहुत ही दुखद है। और ऐसे में राधा बाबा की कृपा से यह जो संकल्प आपने प्रसून जी ने लिया है, यह बहुत ही अच्छी बात है। और बाबा तो इस फार्म को अपना फार्म कहा करते जी। ऐसे ही बात समझ में नहीं आई जी, लेकिन आज समझ में आ रहा है क्यों बाबा ने कहा जी। तो क्या बाबा यहाँ खुद भी आए हुए हैं यहाँ पर? बाबा ने तो क्षेत्र संन्यास ले रखा था जी। बाबा वहीं पोदार जी की समाधि के पास वहीं बाबा ने क्षेत्र संन्यास लिया था जी। परंतु बाबा का यहाँ आना सूक्ष्म रूप से जी, और यहाँ के लोगों ने, यहाँ के मेरे जो रिश्ते में लोग हैं जी, इन लोगों को बाबा की अनुभूति रात्रि में या जब भी इन लोगों ने किया है तो बाबा, जिसको बाबा ने, जो हम लोगों की आस्था है बाबा में जी, और बाबा का संकल्प इतना सत्य संकल्प था जी, और सत्य संकल्प था नहीं, सत्य संकल्प है। इसलिए इन अनुपजाऊ, जिनको अभी प्रसून जी ने बताया, अनुपजाऊ जंतुओं को जी, जिनसे कुछ प्राप्त नहीं होता है। हमारे यहाँ भी जी, मैं बस्ती में एक गांव है महसू, वहाँ का रहने वाला हूँ जी। वहाँ भी यही दुर्दशा चल रही है। अच्छा। और वहाँ क्या संपूर्ण मैं समझता हूँ भारत में ये दुर्दशा चल रही है जी। और जब से बैलों से खेती खत्म हुई जी, और लोग बछड़ों को अनुपजाऊ समझकर छोड़ देते हैं जी, और वही बछड़े पुनः नुकसान करते हैं जी। तो ये जो प्रसून जी का संकल्प है जी, प्रसून जी ने सो संकल्प लिया है बाबा के माध्यम से जी, यह इसमें हम लोगों का पूरा सहयोग है जी। और हम लोग समय समय पर जब भी इन्होंने कोई कार्यशाला की या जब भी इन्होंने कुछ यहाँ कार्यक्रम किया जी, तो उसमें हम लोग जो भी सहयोग हो सकता है उसमें सहयोग करते हैं। और
चाहते हैं कि उनका जो सत्संकल्प है बाबा की कृपा से जी। वो आगे बढ़े जी। और लोग इस चीज़ को महसूस करें कि खाली कहने से कि हम फला धर्म के हैं फलाए धर्म के, तो धर्म क्या सिखाता है वह इन गौ सेवा के माध्यम से यह है लोगों तक पहुंचना चाहिए। जी। और मेरी सबसे प्रार्थना है जितने भी लोग देख रहे हैं जी। उनसे मेरी प्रार्थना है कि अपने इन गोवंश का आदर करना सीखें। आदर करेंगे तो निश्चित है उनका कल्याण होगा और आने वाला भविष्य बहुत ही सुखमय और बहुत ही आनंद वाला। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतने बहुमूल्य विचार हमारे साथ बांटे। मुझे लगता है गाय जो है सर्वधर्म है, वो किसी एक धर्म विशेष जाति को नहीं बिलोंग करती है, रिप्रेजेंट नहीं करती है। सभी धर्म जो उनको अपनाना चाहें और उनकी सेवा करना चाहें वो तो जनमानस के हित के लिए ही ब्रह्मा जी ने मानव जाति को दिया था। अब मुझे लगता है कि इसमें बहन जी के दो विचार जरूर होने चाहिए, क्योंकि औरतों के बिना तो कोई भी मिशन कोई भी चीज़ पूरा नहीं होता है। तो आप आइए और बताइए कि ये जो आपके भाई ने इन्होंने शुरू किया, आपको क्या लगता है, क्या आपके पास ये एक शिक्षक हैं, आप लोग सभी बहुत ही शिक्षित वर्ग से हैं, तो ये कुछ और भी शिक्षा को लेकर कुछ और कर सकते थे। इन्होंने गायों को जो चुना या गायों की सेवा, उस समय तो कोई संस्था भी नहीं थी आपकी जैसा मुझे पता चला, तो फिर इन्होंने जब गायों की बात की, परिवार में माता जी से बात की होगी, आप लोगों ने भी सुना होगा, तो आप लोगों का कैसा रहा इनके तरफ रिएक्शन, कैसा आपका रहा कि गायों के प्रति ये शुरू कर रहे हैं, तो उसमें आप लोगों का कैसा था, पहला रिएक्शन क्या था आपका? मेरा रिएक्शन तो बिल्कुल तत्काल का यही था कि बिल्कुल बहुत अच्छा काम है। पूछिए नहीं थे जी। कि बाकी कई लोगों ने विरोध भी किया, जी। घर के ही लोगों ने कहा अरे नहीं हो काफी पाएगा, यंग एज में नहीं इन्होंने हो पाएगा। मतलब हाँ, हाँ। लोग तो जनरली रिटायरमेंट के बाद ये सब हाँ। काम करते हैं। हाँ। तो लेकिन हमको तो शुरू से ही गायों से बहुत लगाव था। जी। बचपन से ही हम दूध के बहुत प्रेमी थे, जी इसलिए हम गायों को भी अक्सर जी पास जाके दूधने की भी कोशिश करते थे और जी। पढ़ते थे भगवान श्री कृष्ण की जी, लीलाएं, तो उससे भी कुछ जी। मन में बहुत प्रेम आता था। जी तो अब इन्होंने जो शुरू किया काम, जी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और वो भी बाबा के नाम से। जी। बाबा के नाम से ही मैंने बाबा का पुस्तक में फार्म है। पढ़ी है बाबा के प्रति आपका स्नेह और बाबा का आप लोगों के प्रति स्नेह। और ये तो बाबा की कृपा जी। थी इसी वजह से और हुआ कि ये बाबा का फार्म है जी। और उनके नाम से इतना बढ़िया काम जी होने जा रहा है, जी तो उसमें अस्वीकृति का तो कोई सवाल ही नहीं था। फिर ये काम तो आप अपने- रहिए वो आएगा वो सीधा। तो यही है कि अब ये आगे फले फूले जी। सबके सहयोग से। तो इसके लिए आप क्या आह्वान करना चाहती है जनमानस को कि वो आए, इसमें किस तरह का? मैं चाहूँगा कि भाई साहब प्रसून जी आप आएँ और बताएं कि क्या कैसे लोग जुड़ सकते हैं, क्या आपने कोई स्कीम जी। है, कोई मेंबरशिप है, क्या है, आप थोड़ा बताएं। देखिए, जब तक जन जन इस बात के लिए तैयार नहीं होगा कि गो सेवा हो, तब तक केवल बातों से कुछ नहीं बनने वाला है। और इसीलिए यह सोच करके कि हर व्यक्ति इस कार्य से जुड़ सके, 3 प्रकार की सदस्यता जैसी कि मेरी अभी आवश्यकता है उसके अनुरूप मैंने शुरू किया। गोवंश 6 से शुरू हुए थे और इस समय लगभग 50 के आसपास 50 हाँ अनुत्पादक गोवंश मेरे पास हैं। जी। तो 3 वर्षों तक तो इसको अपने संसाधनों से, अपने भाई बहनों के प्रयास से या कुछ अपने खास मित्रों के प्रयास से चलाया गया। लेकिन उसके बाद यह विचार मन में आया और कई लोगों ने कहा कि यह कार्यक्रम रुकना नहीं चाहिए, आपके बाद ये फिर कौन चलाएगा, कैसे होगा। तो एक संस्था का निर्माण किया गया, श्री राधा बाबा गो सेवा संस्थान का, और उसका स्टेट बैंक में खाता खोल दिया गया। जी। तो इसका खाता है स्टेट बैंक में? हाँ जी, इस खाता स्टेट बैंक में है। जी। और 3 प्रकार की सदस्यता शुरू की गई। जी। एक तो जो एक दिन के सेवकों की मजदूरी दे सके, लगभग 15,000 रुपये मेरे सेवकों को दिया जाता है। जी। तो 501 रुपये वार्षिक से कोई भी इसकी सदस्यता ले सकता है। जो निम्न आय वर्ग का व्यक्ति है वह भी इसमें सहयोग कर सकता है, क्योंकि एक 500 रुपये का मतलब होता है 1 रुपये 26 पैसे प्रति। अगर अपनी गौ माता के लिए हम इतना भी नहीं कर सकते हैं तो फिर ये दुर्भाग्य की बात है। दूसरी सदस्यता 501 रुपये 501 मिनिमम वार्षिक। हाँ। और दूसरी सदस्यता है 1100 रुपये की, 1100 जो कि एक दिन के भूसे का खर्च है। और तीसरी सदस्यता गो संरक्षक सदस्यता है, दूसरी गोपालक सदस्यता, तीसरी गो संरक्षक सदस्यता, जो कि 2100 रुपये की एक दिन की गौशाला का खर्च। अच्छा। तो अभी मेरा काम इतने से चल मैं जाता देख है। रहा हूँ यहाँ पर इनको
खिलाने का जो समय है इसके लिए आपने रखे हुए हैं? हाँ, ये दिन भर के चल के आते हैं जी। खेतों में जी। चारा चरने जाते हैं और उसके बाद इन लोगों को जी। जो भी हमारे पास उपलब्ध है जी। वो इनको खिलाया जाता है। जी। तो मैं सभी लोगों से यही उम्मीद करता हूँ और जी। यही अपेक्षा करता हूँ जी। कि कहीं भी हम नहीं कहते हैं कि आप हमारे पास ही आवें, लेकिन कहीं भी आप किसी गौशाला से जुड़ें जी। और अपनी सेवा गौ सेवा में यत् किंचित जो भी आपसे हो सकता है, जी। हर व्यक्ति को, कोई एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है जी। ये सभी को करना चाहिए कि आप एक गाय पालें। जी। उत्तम तो यही है कि एक गाय पालें कम से कम, जी। अगर आपको दूध चाहिए। और अगर गाय पालने की व्यवस्था नहीं है तो आपकी जैसी भी वित्तीय व्यवस्था हो, जैसी आपकी श्रद्धा हो, एक किसी गौशाला में एक गाय का खर्च दीजिए। नहीं दे सकते हैं तो 501 की छोटी सी सदस्यता लीजिए। बिल्कुल, बिल्कुल, वो भी नहीं ले सकते हैं तो जो कुछ भी हो सके एक बार करें। महीने में अगर हो सके तो एक बार किसी गौशाला में जाएं, किसी गाय के पास जाएं, उसको प्यार दें, सहलाएं, क्योंकि गाय हमारी माता है। हमने जितना दूध अपनी माँ का नहीं पिया होता है उतना दूध गाय का पी करके हम बड़े हैं। बिल्कुल सत्य बात। तो उस गाय के प्रति हमारी जिम्मेदारी हमको समझना चाहिए। बिल्कुल। अब मैं चाहूँगा बड़े भाई साहब प्रवीर साहब आएँ हाँ। और थोड़ा हमारे साथ अपने अनुभवों को बांटें। आपके बारे में मैं परिचय जी। एक दे दूं कि आप मेरे बड़े भाई साहब हैं। माता जी ने इस कार्य को प्रारंभ किया जी। और उस समय ये हमारी संस्था के सदस्य नहीं थे, जी। लेकिन माता जी के न रहने के बाद इनके मन में भी कुछ प्रेरणा आई जी। और मेरा आग्रह इन्होंने स्वीकार किया कि इस संस्था के अध्यक्ष इस समय आप ही हैं। और क्या बात। तो सर आप हमें बताएं कि जो आपके भाई, छोटे भाई कर रहे हैं अभी गाँव की सेवा और इसमें इनको सहयोग जैसे सभी तरह से पूरे परिवार वाले दे रहे, आपके मन में क्या भाव था जब इन्होंने ये बात शुरू की थी? तो उस समय और आज में आप क्या परिवर्तन महसूस करते हैं अपनी सोच में कि क्या ये इनका मुहिम सही था या इनको कुछ और करने से और बेहतर होता? क्या आपको लगता है? सवाल बहुत अच्छा है आपका, बहुत ही अच्छा है। शुरुआत जब किया था इन्होंने तो पूर्ण रूप से मैं इस विचारधारा के नकारात्मक पक्ष में था। कतई मुझे ये सारी चीज़ें पसंद नहीं थी, वैचारिक रूप से। मतलब पसंद ऐसा नहीं कह सकते हैं, अपनी गाय तो मेरी पास थी ही, मैं उनकी सेवा भी करता था, लेकिन ये मतलब दुनिया भर के बाहर के सारे जानवरों को इकट्ठा करके और ला करके और उनको पाला जाए और उसको खिलाया जाए, और उससे मेरा एक ही सवाल था कि आपका अगर ये ध्येय है तो आप कितने गायों को बचा लोगे, कितनों को आप बचा लोगे? पूरी पता नहीं कहाँ पूरी उसमें कितनी सारी चीजें हो रही हैं। तो इनका एक जवाब था कि सबको तो नहीं बचा सकते हैं, लेकिन इनको 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 तो मैं बचा सकता हूँ। तो वो चीजें थोड़ी सी लगी कि हाँ बात तो सही है कि चलो सबको ना सही किसी एक को ही सही, अगर बचाया जा सकता है तो बचाना चाहिए। जीव हैं और उनसे हमारा लाभ भी होता है, लेकिन फिर भी मेरा बहुत ज़्यादा कोई रुझान इधर नहीं था और अभी भी ये नहीं कह सकता हूं कि मैं पूर्ण रूप से दिल से लगा हूं इसमें। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हुई कि माँ के न रहने के बाद मेरे अंदर पता नहीं कैसे कहाँ से क्यों ये प्रेरणा आई। जब तक माँ थी तब तक तो मैं पूर्ण रूप से निगेटिव, पूर्ण रूप से एकदम इधर मैं झांकता नहीं था, मैं देखता नहीं था। हो सकता है आप इंटरव्यू ले रहे हैं, इस माध्यम से आप लोगों को बुरा भी लगे, शायद मेरी बात को, इस बात को आप एडिट भी कर देंगे, खत्म भी कर देंगे, लेकिन इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं सत्य बोलना चाहता हूँ, जो मेरे अंदर की चीज़ है मैं वो कहना चाहता हूँ, ठीक है। तो वो पता नहीं क्या हुआ, कैसे हुआ, किस ढंग से मेरे अंदर वो चीज़ें धीरे धीरे पनपी कि नहीं चलो कार्य अच्छा है, इसमें जितना हो सके उतना सहयोग करना चाहिए। शारीरिक रूप से अभी मैं जो भी कर पा रहा हूँ वो कर रहा हूँ और कुछ मानसिक रूप से भी जुड़ा होता चला जा रहा है। साथ में जीरो बजट की खेती का से ये लिंक्ड है, उसकी मैंने ट्रेनिंग्स वगैरह भी ले रखी थी। और खेती चूँकि मैं बचपन से कर रहा हूँ, बचपन से बहुत छोटेपन से मैंने खेती और इन सब चीज़ों में रुचि लेना शुरू कर दिया था, तो उसकी वजह से भी ये कि भाई एक देसी गायों को बढ़ावा मिलना चाहिए। और एक बहुत बड़ी आपको इंसिडेंट मैं बताना चाहूँगा, शायद किसी को नहीं पता होगा
या पता भी हो घर के लोगों को, एक आध लोगों को मालूम होगा, मैंने बताया नहीं था किसी को इस तरह की चीज़। मेरी एक देसी गैया है जो बहुत ही सीधी है दूध वगैरह देने में, लेकिन कभी कभी थोड़ी सी वो जो है पता नहीं क्या हो जाता है कि वो मार देती है। एक दिन मैं उसको खोल के लेके आ रहा था और चरण में जहाँ से खाती है उसको वहाँ पे बांधने के लिए बाहर उसको कि भाई गर्मी हो रही होगी, चलो इसको ठंडे में ले चले बांध दें। उसको पता नहीं क्या खुन्नस आई, उठा करके मेरे को फेंक दिया और मैं उतनी दूर जाके गिर गया। अब मुझे बहुत ज़्यादा क्रोध आ गया, बहुत ज़्यादा क्रोध। फिर उसको घेर करके बांध करके और डंडे से खूब मैंने पीटा उसको। उसके बाद छोड़ दिया। वो चुपचाप एकदम निरीह की तरह जो है पिटती रही। बाद में रात में जब मैं सोया तो मुझे बहुत ही आत्मग्लानि हुई। क्यों? क्योंकि उसको अगर आप देखेंगे उस गाय को, यहाँ पे शायद आप मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ, उधर मेरे पास है, उस तरफ है, अगर आप वहाँ पे जाते तो उस गाय को मैं दिखाता कि उसकी सींग इतनी बड़ी बड़ी है। बाद में मेरे को ये आया कि अगर इसने मेरे को मारना चाहा होता तो सीधे मेरे पेट में वो पूरी सींग घुस गई होती। वो मारी नहीं, अब कोई भी वजह रही होगी, हो सकता है कोई वजह से उसने मेरे को फेंक दिया, लेकिन मेरे जान पे मेरे किसी भी कुछ भी नहीं हुआ मेरे को। तो वो भी एक प्रेरणा का आत्मग्लानि से हाँ सुधार की तरफ मैं भी कि भाई उसने अब किस वजह से किया, क्या रहा, पूर्व जन्म का था या क्या था, कैसे था, मुझे नहीं पता है, लेकिन वो भी एक चीज थी कि इस तरफ की तरफ नहीं सर, इससे ये भी दिखता है पशु के तरफ प्रेम या तो सकारात्मक सोच से या नकारात्मक सोच से, लेकिन सुधार अगर सोच में आया तो उसमें गाय माता की बहुत बड़ी अनुकंपा रही। कुल मिलाकर तो बात मुझे यही समझ में आया कि गाय माता ने सोच में भी सुधार किया, सोच में सुधार आया तो निश्चित रूप से हर चीज में सुधार आया। निश्चित रूप से इसमें तो कोई दो राय नहीं इस है। मुहिम में मुझे पूरा विश्वास है, जिस तरह से पूरा परिवार का सोच अब गाय की तरफ है, गाय माता की सेवा के लिए है, जिस तरह से आपने जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर इसके अराउंड डेवलप किया है, मुझे पूरा विश्वास है। जी जी जरूर जरूर। ये अभी 1 साल पहले की बात है जी। गायों के प्रति जो हम लोगों का है भाव वो तो है ही है जी। बहुत बड़ी एक मेरे पास गाय थी, बहुत बड़ी थी, इससे भी बड़ी थी जी। और उसको एक बार खोलना था, जी। बंधी थी, उसको खोल के अंदर ले जाना था। जी। मेरा बेटा जो कि एमबीबीएस डॉक्टर भी है, जी। समय पीजी भी कर रहा जी कर जी चुका है, जी तो वो गया था घर पे, जी तो उसने देखा कि इसको खोलना है, जी। तो चला गया उसको खोलने। खोला तो वो बजाय नाद की तरफ जाने के दूसरी तरफ जाने लगे और ये खींचने लगा। और ताकत तो इतनी होती नहीं है, खींचा तो, लेकिन फिर जब देखा कि नहीं खींच रही है और रस्सी एकदम से खींच गई तो वो वहीं लुढ़क गया, गिर गया और गाय दौड़ी और एकदम उसके ऊपर से निकल के चली गई। इतनी बड़ी गाय, 2 पैर उसके, एक इधर एक रीढ़ पे बिल्कुल इधर, और जिसने देखा उसने कहा कि अभी लड़का तो मतलब उसको तो खत्म ही होना था, अकस्मात कुछ भी हो सकता था। बहुत बड़ी गाय थी जो कि बहुत भारी थी, लेकिन फिर बाद में ये लोग अंदर आए तो वो हमने सुना कि वो उनसे कह रहा है कि अम्मा को मत बताइएगा, हमने देखा नहीं था। पीठ पे देखा तो यहाँ पे इतना बड़ा पूरा खून, इधर पूरा खून, बनियान एकदम फटी हुई, लेकिन उसको चोट इतनी भी नहीं आई थी। तो ये कितना बड़ा चमत्कार था गौ माता का, हम तो उसको ही मान के रह गए कि इतनी बड़ी गाय का एक पैर काफी था, लेकिन वो बचाती हुई एकदम से निकल गई। तो माँ कभी अपने बच्चों का हानि नहीं करती है, उनकी डांट डपट और पिटाई में भी कहीं ना कहीं सुधार की बात होती है। अब सुधार किस रूप से है वो शायद ये आंखें ना समझ पाएं, ये मस्तिष्क ना समझ पाएं, पर जैसे भाई साहब ने अपने इंटरव्यू में कहा अभी कि आत्मग्लानि से सुधार आया। गुस्से में, क्रोध में इंसान रिएक्ट तो कर जाता है, लेकिन माता के तरफ जो आत्मग्लानि हुई कि मैंने माँ के साथ ऐसा किया, शायद माँ का भाव बाद में ही आया हो गाय के प्रति, बट जब वो आया तो था। और ये घटनाएं हमें बताती हैं कि गौ सेवा में हम सबको लगना चाहिए, अपना थोड़ा सा भी श्रम और समय और संसाधन जरूर गौ सेवा में लगाना चाहिए। मैं इस पूरे इंटरव्यू के लिए अपने सहयोगी मिस्टर मायंक का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जो इस परिवार के सबसे बड़े जो भाई साहब हैं, उनके पुत्र हैं। और मैं चाहूँगा कि अब वो आए कैमरे के सामने और हमें अपनी जो अनुभव, आइए मायंक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पूरे इंटरव्यू में मेरा बहुत ही साथ दिया है, लेकिन आप नवयुवा पीढ़ी हैं,
आप इस जनरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब आपके चाचा जी एक मुहिम को चला रहे हैं जिसमें पूरा परिवार जुड़ा हुआ है। आप अपने भविष्य को कहीं क्या गौ सेवा से या किसी प्रोजेक्ट के साथ, जो पहचान प्रोजेक्ट शुरू हुआ है इस संस्था के द्वारा, क्या आप देख रहे हैं इस प्रोजेक्ट को? कैसे आप देख रहे हैं, आप कैसे अपना सहयोग देना चाहते हैं? जी, पहली बात तो मैं बताना चाहता हूँ कि मुझे जानवरों से बहुत प्रेम है। बहुत सुंदर। वो चाहे जो भी जानवर हो जी खासतौर से अगर गाय है तो उससे तो कुछ ज़्यादा ही असर तो है। जी। और मैं चाचा जी के साथ अपने लगा हुआ हूँ जी जो उनकी मार्गदर्शन में जो काम है मैं कर रहा हूँ। जी। और जैसा उनका आदेश होता है उसको मैं पालन करता हूँ। साथ साथ मुझे उसके साथ साथ मुझे खुद बहुत अच्छा लगता है जी। क्योंकि बहुत अपनत्व है मुझे अपने गायों से, बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो आपकी कोई फेवरेट गाय है यहाँ पे? जी, सभी हैं मेरी फेवरेट। सभी फेवरेट किसी सभी को सभी favorite फेवरेट नहीं है। बहुत सुंदर, बहुत सभी फेवरेट। नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि आप जिस तरह की सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं, हमें लगता है कि आपके सहयोग की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। और आप इसमें किस तरह से, क्या आप इसके बारे में प्रचार वगैरह करने में भी मित्रों के बीच कुछ ऐसा कुछ करते हैं या बताते हैं लोगों के बीच कोई तरह की बात, गौ के तरफ जो प्रेरणा होनी चाहिए लोगों के अंदर, क्या इसको फैलाने में भी कुछ आप योगदान करते हैं? जी, मैं बिल्कुल बताता हूँ। जो मेरे मित्र दोस्त यार जो मुझसे मिलते हैं मैं उनको बताता हूँ। मेरे यहाँ पे एक गौशाला है जी, यहाँ पे इस तरह के अनुत्पादक गौवंशों का सेवा होती है। बहुत सुंदर। आप आए वहाँ देखें, बताता हूँ लोगों को। अभी क्योंकि बताते ही लोगों के मन में धीरे धीरे जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो लोग भी अपने हिसाब से आते हैं, देखते हैं, समझते हैं। जी धीरे धीरे हो रहा है प्रचार प्रसार, सब चीज़ें हो रही हैं। जी। इस क्षेत्र में आपको क्या लगता है कि कैसी संभावनाएं हैं निवेशकों का? अगर निवेशक यहाँ पैसा लगाना चाहें तो किस तरह की यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मौके हैं कि यहाँ पर किस तरह का विकास किया जा सकता है? जी, यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हैं। यहाँ पे तो आप देख ही रहे हैं कितनी बड़ी एरिया है पूरा यहाँ पे। और ऑर्गेनिक फार्मिंग का यहाँ पे इस्तेमाल किया जा सकता है। अब वो धीरे धीरे यहाँ पे हम लोग सीख भी रहे हैं जी, और उसको धीरे धीरे शुरू करना है। जी, तो सारी चीज़ें चल रही हैं जी, सब। अब धीरे धीरे सारी चीज़ों को बहुत सुंदर शुरू किया जा रहा है। जी। सब चीज़ें बढ़ रही हैं, होती जाएगी। जी। मुझे तो दिख रहा है प्रकृति के गोद में आपका ये जो है डेयरी, मैं इसको डेयरी फार्म तो अभी नहीं कह सकता, लेकिन गाँव की जो सेवा के लिए अभी जो प्रयास चल रहा है वो प्रकृति की गोद में ही है। और इसके लिए आपके संसाधन भी काफ़ी पर्याप्त हैं, लेकिन इसको बढ़ाने के लिए मुझे लगता है कि कई नौजवानों को आगे आने की बिल्कुल जरूरत आना पड़ेगा उसके हाँ, लिए। कई तरह से मुझे लगता है, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से हो, शहरों के साथ वो थोड़ा ग्रामीण क्षेत्र में आए, आपके इस मुहिम के साथ जुड़े। इसी आशा के साथ आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रश्मि रंजन आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला और आपने श्री राधा बाबा गौ सेवा संस्थान के लीडरशिप, उनकी सोच, उनकी पहल को समझा। और मुझे पूरी आशा है कि आप सब भारी से भारी संख्या में आगे आकर इस संस्था को पूरा सहयोग देंगे, चाहे वो किसी भी तरह से हो, लेकिन इसको आगे बढ़ाने के लिए, गौ सेवा को आगे बढ़ाने के लिए आप पूरा सहयोग देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।